स्टार्ट भाई। कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग फ्रिक्शन वाले? बेटा मैंने फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन करने के लिए बोले थे, वो कर लिए क्या तुम लोगों ने? डाउट है कोई? डाउट बेटा? क्वेश्चन लगता है क्लियर नहीं। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम आपस में बात कर रहे हो। क्वेश्चन किए क्या तुम लोगों ने? डाउट? नो सर, डाउट नहीं है? डाउट नहीं है ना? डाउट है तो फिर बुक का है, बुक नहीं है? बुक है बेटा किसी के पास? अरे कोई बुक नहीं लेके आता? बुक है तुम? हाँ नहीं है ना, डाउट लेगा। अरे करे कि नहीं करे? कितने डाउट है? अभी लेने डाउट है, कल लेने हैं? कितने क्वेश्चन किए थे करना? कितने क्वेश्चन किए थे? सही से बताओ। कल शाम को करे थे सर कुछ। कितने की? कुछ कितने? केमिस्ट्री के बाद में करे थे कितने? 4 4-5 डाउट है। 4-5 करे थे कि डाउट कितने हैं? 3-4 है ना? इतनी है ना? अरे 4-5 भी क्यों करे? क्यों करे 4-5 भी? मत कर दे, या तो सारे किया करो। 4-5 कर लेते हो तुम लोग, बाकी उसको छोड़ देते हो, तो बाकी के साथ तो परेशानी होगी बेचारों के साथ। अरे क्वेश्चन करो। कल सब बच्चे क्वेश्चन करके लाएंगे, फ्रिक्शन के क्वेश्चन। और फ्रिक्शन से पहले जो चैप्टर करवाया था, जो लॉज ऑफ मोशन के, उसके क्वेश्चन कौन करेगा भाई? अरे तुम लोगों ने वीडियो देखी सारी पुरानी क्या? चल रही है? कब तक चलती रहेंगी? ये चलती रहेंगी लगता है। कितनी देख ली? 2 देख ली। देख ली वैसे है टोटल कितनी देखनी है? 7-8 तो है ही। करो बेटा, काम बहुत है करने के लिए। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, मैंने कहा था डेली एक देखो, डेली एक वीडियो देखो। काम तो तुम्हारा ही है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। अरे तो स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन करके लाओ बेटा, मजाक खत्म हो जाए बस, ठीक है? डू ऑल द क्वेश्चंस बाय टुडे। और कल बुक लेके आना सभी बच्चे जिन जिन के पास डाउट्स हो। डाउट्स तो सभी के पास होंगे, क्वेश्चन करोगे तो। देखो क्वेश्चन करोगे और डाउट ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? अगर आपके डाउट नहीं आए ना, तो 2 ही कंडीशन है, या तो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं या आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता। आर यू गेटिंग? और ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। और डाउट अगर नहीं आ रहे तो फिर बहुत गड़बड़ है, ये तो करे ही नहीं, है ना? ये 4-5 वाला सीन मत करो। कितने क्वेश्चन है बुक में? इतने सारे क्वेश्चन है। डू ऑल द क्वेश्चंस टुडे एंड टेक योर डाउट्स टुमारो, ठीक है? चलो, तो अब तुमने क्वेश्चन तो किए नहीं, तुमने क्वेश्चन नहीं किए अभी? डाउट कितने डाउट है? 3 डाउट है। तूने क्वेश्चन कितने किए थे? आज वो कर लो इकट्ठे, कल इकट्ठे लूंगा डाउट। कल वो भी पूछेगी, तुम भी पूछना भी कल। कल डाउट डे है तुम्हारा। कल मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ इस क्लास में। कल मैं सिर्फ डाउट ही लूंगा पहले, और कल सब बच्चे क्वेश्चन करके आएंगे। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स करके आओ। मैं करवा रहा हूँ क्लास में, तो तुमको भी करने बनते हैं, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, आगे सुनो। अगला टॉपिक, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज हो गया था कल अपना, है ना?
लिखो आगे लिखो। वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन रफ horizontal surface। ठीक है, देखो टॉपिक में अपने को क्या निकालना है, वर्क डन। हालांकि वर्क एनर्जी पावर हमारा अगला यूनिट है, तो वर्क का फॉर्मूला हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। वर्क का सारा कंसेप्ट ही हम अगले यूनिट में पढ़ने वाले हैं, बट इस यूनिट में भी एक दो टॉपिक आ रहे हैं जिसमें वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको, तो मैं वो टॉपिक करवा लेता हूँ, छोड़ नहीं रहा मैं वो टॉपिक। ठीक है, इसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो क्या डायग्राम बनेगा बताओगे? मैं कहूंगा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये रफ है। रफ सरफेस है मतलब फ्रिक्शन है। ये बॉडी पड़ी है, बॉडी का बेटा कितना मास है, m। ठीक है, बॉडी का कितना मास है, m। और मैंने बॉडी के ऊपर क्या लगाया, पुल लगाया, और पुल लगाने से बॉडी चल पड़ी। कितना चली बॉडी, कितना चल गई बताओ बॉडी? डिस्प्लेसमेंट s चल गई बॉडी, है ना। और मैंने जब इसको खींचा होगा तो पीछे की तरफ क्या आया होगा, फ्रिक्शन भी आया होगा। तो इस बॉडी को आगे चलाने के लिए जो मैंने पुल लगाया है, मिनिमम कितना पुल लगाया होगा मैंने चलाने के लिए? जितना फ्रिक्शन आ रहा है, जितना फ्रिक्शन आ रहा है मिनिमम उतना तो लगाना ही पड़ेगा ना मुझे पुल, या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा? अगर मैं फ्रिक्शन के इक्वल पुल लगाऊं तो बॉडी चलेगी, और अगर मैं फ्रिक्शन से ज्यादा पुल लगाऊं तो भी बॉडी चलेगी। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? अगर जितना फ्रिक्शन आ रहा है मैं उतना ही पुल लगा दूं तो बॉडी चलेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर जितना फ्रिक्शन आ रहा है मैं उससे ज्यादा पुल लगा दूं तो बॉडी चलेगी विद एक्सेलरेशन। अरे यही बात तो अपने कल की थी, जितना फ्रिक्शन उतना ही पुल लगाऊंगा तो नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट से बॉडी चलेगी। बट अगर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ 15 और मैं लगा रहा हूं इधर 25, तो नेट फोर्स कितना हो गया 10, तो मास बॉडी के पास है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ गई, फोर्स बाय मास। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब अब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी और बॉडी विद एक्सेलरेशन चलेगी। तो मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन से चला के थोड़ा कुछ करना है, मुझे चलाना है बॉडी को, तो मैं मिनिमम कितनी फोर्स लगाऊंगा जितना फ्रिक्शन लग रहा है। मतलब जो मेरा पुल आएगा, मेरा जो पुल आएगा वो मैं फ्रिक्शन के इक्वल कर दूंगा, और फ्रिक्शन को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर। आर कितना आएगा, जितना mg उतना आर आ जाएगा, म्यू mg। यानी कि जो मैंने पुल लगाया बॉडी को चलाने के लिए कितना लगाया, म्यू mg लगाया। सही बात है क्या? और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर दिया, s। तो क्या यहां पर बॉडी को चलाने के लिए वर्क हुआ है? अरे वर्क हुआ है ये कब कहोगे? जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी चल पड़े तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। तो कितना वर्क हुआ है वो आएगा जो हमने पुल लगाया और जो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। पुल कितना लगाया, म्यू mg, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ, s। तो लो बेटा वर्क डन आ गया। दिस इज द वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉडी को चलाने का जो वर्क डन है वो कितना है बेटा, वो है म्यू mg s। सिंपल था, सिंपल था ना। अब अगली हेडिंग बनाओ। अगली हेडिंग क्या आएगी, वर्क डन टू मूव ऑन ए बॉडी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल की बजाय मैं लिख दूंगा इंक्लाइंड सरफेस। सही बात है। और फिर डायग्राम भी उसके हिसाब से बनेगा।
अब मैं क्या ले रहा हूं, मैं एक रफ, ये कौन है, रफ इंक्लाइंड सरफेस है ये, और बॉडी कहां पड़ी है, बॉडी फिलहाल तो यहां पड़ी है, बॉडी का मास कितना है m, और ये है इंक्लाइंड सरफेस ए बी, और ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है s, ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है s, ठीक है, ए से लेकर बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो है s, और मुझे करना क्या है, मुझे इस बॉडी को यहां से पकड़ना है और इसको खींच के ऊपर लेके जाना है। तो जब ये बॉडी यहां बीच में कहीं पे होगी तो मुझे बताओ कितना पुल लगाना पड़ेगा, बॉडी को चलाने के लिए मुझे कितना पुल लगाना पड़ेगा, जितना पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा मिनिमम उतना तो लगाना पड़ेगा। अब बताओ पीछे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आपको पता है इस बॉडी का वेट क्या बनेगा, mg, कंपोनेंट कौन से आएंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये आ जाएगा बेटा mg cos थीटा, और बेटा ये आ जाएगा mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन r। अब जब मैं बॉडी को ऊपर चलाऊंगा तो पीछे की तरफ एक और फोर्स आएगा, वो आएगा फ्रिक्शन। तो ये फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का जितना सम बनेगा मिनिमम उतना पुल तो लगाना पड़ेगा ना मुझे, नहीं बात समझ आई। तो अब मुझे बताओ, मुझे बॉडी को ऊपर खींचने के लिए पुल कितना लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स f, और फ्रिक्शनल फोर्स f का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, म्यू r, और r किसके बराबर लिखोगे, mg cos थीटा के बराबर लिखोगे, तो पुल कितना आ गया, mg sin थीटा प्लस म्यू r। अगले स्टेप में लिखो r कौन है, म्यू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, mg कॉमन अंदर कितना आ जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये आ गया पुल, दिस इज पुल। जो बॉडी को खींचना पड़ेगा मुझे ऊपर ले जाने के लिए इतना पुल तो मिनिमम चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कितना ट्रैवल कर लेगी s, तो कितना वर्डन करना पड़ गया मुझे, पुल मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करना पड़ गया। तो लिखो म्यू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, मल्टीप्लाई कर दो बेटा s के साथ, ये आ गया तुम्हारा वर्डन। लो बिल्कुल आसान टॉपिक है, लो भाई समझ में आया क्या। अरे ये तुम रफ कॉपी में करते हो काम क्या, तुम्हारी फिर कॉपी कहाँ है, पूरी है, कल चेक करवाऊंगा, और कल छुट्टी मत मांगना नहीं बेटा, पूरी ना कॉपी पक्का। स्टार्टिंग वाले चैप्टर में किया है, कौन से नहीं किए, फर्स्ट और सेकंड। क्यों नहीं किए, तो तुमने तो बेटा सारा काम ही किया हुआ है। हाँ वो रफ में किया है। अच्छा वो रफ में किए हैं, आगे वाले जो रफ में किए वो पूरे कर लिए फिर में, पक्का ना। बेटा फेयर नोटबुक यहीं लेके आया करो, यहीं के यहीं उसको नोट कर लिया करो, ताकि घर जाके नोट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। घर जाके जो टाइम लगाना पड़े वो न्यूमेरिकल करने में लगाओ, ज़्यादा बढ़िया है। बाकायदा कि यहाँ से पहले रफ पे लिख के ले जा रहे हो, फिर वही टाइम वही टॉपिक दोबारा फेयर में लिख रहे हो, तो डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। जबकि होना ये चाहिए कि टॉपिक यहीं लिख लिया फेयर पे, फेयर नोटबुक बन गई अपनी, कंप्लीट होगी, पढ़ने के लिए टॉपिक आ गया अपने पास। अब जो घर पे फिजिक्स की 1-1.5 घंटा जो डेली पढ़ना होता है उसमें न्यूमेरिकल्स करो घर पे, तो उसमें ज़्यादा आउटपुट आएगी। वरना आप यही काम में लगे रहोगे, पहले यहाँ लिखो फिर घर पे जाके लिखो, क्वेश्चन में टाइम नहीं मिलना तुमको, समझ रहे हो। इतना टाइम कहाँ करो, क्या एंजल ने भी बना रखी है नोटबुक,
हाँ तो पूरी होनी चाहिए बेटा सबकी, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सभी को बोल रहा हूँ। और आगे से रफ कॉपी मत लेके आना, आगे से फेयर नोटबुक होनी चाहिए सबके पास भी। और किसके पास है रफ नोटबुक अभी, और कौन कर रहा है रफ नोटबुक पे? बेटा कल से फेयर नोटबुक लेके आओ, यहीं पे डायरेक्ट लिखो, मैं टाइम देता हूँ ना लिखने के लिए आपको। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारी एनर्जी बचेगी बहुत सारी, आप इस बात को समझो जब तक तुमसे क्वेश्चन नहीं होते घर जाके, ठीक है। चलो अब आगे सुनो भाई, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। अब इस पे भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें जो आप अपने आप कर सकते हो। अगर मैं आपको कह दूं बॉडी का मास 10 किलोग्राम, ये एंगल थीटा 60 डिग्री, म्यू कितना आ गया 0.1, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर बी तक लेंथ कितनी है 50 मीटर, तो आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो बेटा, वर्डन। ऐसे बुक में क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो ऑलराइट, एक टॉपिक है बीच में, अब इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, अब इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है जो नोट्स में है, जो मैंने नोट्स भेजे थे, लास्ट टॉपिक है नोट्स का। क्या टॉपिक है? नोट्स मत खोलो, वो घर जाके पढ़ लेना, नोट्स में कर लेना, मैं आपको सारा समझा देता हूँ टॉपिक, ठीक है। क्या टॉपिक है? फ्रिक्शन इज नेसेसरी evil. It's again a very important topic. फ्रिक्शन क्या है? एक जरूरी बुराई है, जरूरी भी है बुराई भी है। मतलब क्या हुआ इस बात का? मैं अभी आपको ना कुछ पॉइंट्स बताता हूं, जब आप उन पॉइंट्स को सुनोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि फ्रिक्शन तो हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, फ्रिक्शन के बिना तो हमारी लाइफ रुक जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनको सुन के आपको फील होगा फ्रिक्शन तो बेकार चीज है, फ्रिक्शन तो होनी नहीं चाहिए, फ्रिक्शन से तो हमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम कौन से पॉइंट्स पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फायदे। अब ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है नोट्स में, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ सुन लो, टाइम बचाएंगे हम, क्योंकि काम बहुत करना है अभी आगे। लिखना आपने नोट्स में से है घर जाके कॉपी में, ठीक है ना। सबसे पहला फ्रिक्शन का फायदा क्या है? बिना फ्रिक्शन के आप बोर्ड पे कुछ लिख नहीं सकते। ये जो इंक चिपकी हुई है बोर्ड के सरफेस पे, क्यों चिपकी है? क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ना होता ना तो ये सारे अक्षर बह के नीचे गिर जाते। आप इंक से लिखो या चॉक से लिखो, फ्रिक्शन है तो वो चिपका हुआ है, फ्रिक्शन नहीं होगा। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन द बोर्ड विद द हेल्प ऑफ इंक और विद द हेल्प ऑफ चॉक इवन। तो ये पहला क्या हुआ फ्रिक्शन का फायदा हो गया। आर यू गेटिंग बेटा? कि बिना फ्रिक्शन के मैं सबसे पहले कौन से पॉइंट गिनवाऊंगा जिससे आपको क्या फील होना चाहिए कि फ्रिक्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए। बात समझ आ गई? फ्रिक्शन इज ए नेसेसिटी। और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के फायदे क्या हैं? फ्रिक्शन का फायदा ये है कि फ्रिक्शन की हेल्प से हम लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन ना होता तो हम कुछ भी नहीं लिख पाते। पहला फायदा हो गया, पहली नेसेसिटी आ गई फ्रिक्शन की। दूसरी नेसेसिटी क्या है? क्या बिना फ्रिक्शन के मैं खड़ा हो सकता हूं यहाँ पर? क्या ये चेयर यहाँ पड़ी रह सकती है क्या? अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम सब नीचे गिरे पड़े होते, तैर रहे होते और एक दूसरे की झूठ रहे होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन तो होता ही नहीं, सब कुछ स्लिपरी होता, सब कुछ बह रहा होता। सो वी कैन नॉट स्टैंड ऑन ए सरफेस विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बिना हम सरफेस पे खड़े नहीं हो सकते हैं। ये दूसरा फायदा है फ्रिक्शन का। तीसरा फ्रिक्शन का फायदा क्या है? जो आप कोई भी मशीन देखते हो, नट्स बोल्ट्स होते हैं, नट कस देते हैं ना, अपन मशीन के पार्ट्स को कस देते हैं, नट को,
वो नट और बोल्ट क्यों कसे जा रहे हैं? क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर ना होता तो आप नट को घुमाते रह जाते, ऐसे ढील लगाओ तो। बात समझ आ गई? तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीनरी को आपस में जोड़ के मशीन बना ही सकते थे। नहीं बात समझ आई बेटा? यानी कि nuts and bolts will not work without friction. So we cannot assemble the different parts of the machinery. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम किसी मशीन के पार्ट्स को असेंबल नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ नट्स और बोल्ट्स। तीसरा फायदा हो गया। चौथा फायदा क्या है? चौथा फायदा बताओ क्या है? गाड़ी नहीं चलेगी, ब्रेक काम नहीं करेगी। आप ब्रेक मारोगे तो वो जो ब्रेक जब टायर में जाएगी तो वो स्लिप कर जाएगी, तो टायर रुकेगा ही नहीं। टायर क्यों रुकता है? टायर घूम रहा है, टायर घूम रहा है। और टायर कितनी स्पीड से घूमता है? बहुत स्पीड होती है टायर की। जैसे आपने कभी कार का मीटर देखना, उस पे आरपीएम दिखा जाते हैं, 2000 आरपीएम। 2000 आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में गाड़ी का चक्का कितनी बार घूमता है? 2000 बार घूमता है। तो गाड़ी का चक्का इसका मतलब बहुत तेज घूम रहा है, अभी बहुत फास्ट है। उसको रोकने के लिए तगड़ा अपोजिंग फोर्स चाहिए। तो ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक का जो लेदर वाला पार्ट होगा वो टच होगा टायर से, और टच होगा तो टायर ऐसे घूम रहा है, फ्रिक्शन ऐसे आएगा तो टायर को घूमने से रोकेगा। अब अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ब्रेक क्या काम करेगी? क्या नहीं करेगी। मेरे को समझ आ रही है? आपने गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी है? आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गई, जैसे पहले एक हाथ वाली मशीन थी, है ना? तो गन्ने का जूस कैसे निकाल पा रही है भाई? और गन्ना तुम अंदर घुसा रहे हो उसके, तो वो अंदर वो 2 सिलेंडर से घूमते हैं, बीच में इतना सा गैप होता है, बीच में गन्ना डाल देते हो, तो वो जो तुम ऐसे वो जो ऐसे ऐसे घूमेंगे तो गन्ना अंदर जाएगा। अंदर क्यों जा रहा है गन्ना? क्योंकि फ्रिक्शन है वहां पर। फ्रिक्शन नहीं होगा तो गन्ना वो घूमते रहेंगे, गन्ना वहीं पड़ा रहेगा, स्लिप होता रहेगा गन्ना, है ना? तो वो गन्ने का जूस कैसे पियोगे? मतलब फ्रिक्शन के बिना गन्ने का जूस नहीं पी सकते आप। आई मीन टू से। और इलेक्ट्रिक वाली जो मशीन है वो देखिए तुमने कैसी होती है? उसमें एक बड़ा चक्का होता है, एक छोटा चक्का होता है, उसके ऊपर बेल्ट घूम रही होती है ऐसे ऐसे, है ना? वो चक्का ऐसे ऐसे घूम रहा है, वो छोटा चक्का ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बेल्ट ऐसे ऐसे घूम रही है। अब बेल्ट क्यों घूम रही है? क्योंकि फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो चक्के बीच में से घूमते रहेंगे, बेल्ट वहीं खड़ी रहेगी, तो गन्ने का जूस ही निकलेगा वहां पर। आई मीन टू से इस मशीन के अंदर हो क्या रहा है पता है आपको? मशीन के एक पुर्जे से मोशन को ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे पुर्जे के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है तो ऐसा हो पा रहा है। ये घूम रहा है तो वो घूम रहा है क्योंकि वहां पे उसको घुमा रही है जाके बेल्ट। तो एक पार्ट से मोशन को ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे पार्ट में विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो इन सारी बातों को सुनकर हमें क्या फील हो रहा है? फ्रिक्शन के बहुत फायदे हैं, फ्रिक्शन बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, सब कुछ लिखा लिखाया रेडीमेड मिलेगा आपको और नोट्स के अंदर, पॉइंट्स बना के बकायदा लिख लेना बेटा कॉपी के अंदर। फिर हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इज इविल। फ्रिक्शन बुरा है हमारे लिए, अच्छा नहीं है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है, फ्रिक्शन बुरा है। हम क्या पढ़ेंगे? दिस एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब बताओ इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? है ना? ये पंखा है, इसको नया नया लाया हूं तो बढ़िया चला, 3-4 साल तो बढ़िया चला। 3-4 साल के बाद क्या हुआ? इसमें से ना चू 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 की आवाज आने लगी एकदम से। अब बताओ आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि इसके अंदर 2 प्लेट्स थी, उन प्लेट्स के बीच में क्या था? लुब्रिकेंट था, ऑयल था, ग्रीस थी, और चलते ही गया, चलता गया 3-4 साल तो चला, वो ग्रीस खत्म हो गई। अब वो दोनों प्लेट्स आपस में क्या आ गई? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई। अब वो जब प्लेट घूमती हैं तो बीच में कुछ चिकना तो है ही नहीं, दोनों डायरेक्ट प्लेट्स आपस में कॉन्टैक्ट में हैं, तो घिसाई हो रही है उनकी। घिसाई से क्या आ रहा है? फ्रिक्शन आ रहा है। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट उनको घूमने के लिए क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करोगे ना वो किसी काम का नहीं है, वो वेस्ट होगा। वो वेस्ट होगा किसकी फॉर्म में? हीट एनर्जी की फॉर्म में।
लाइट एनर्जी की फॉर्म में, साउंड एनर्जी की फॉर्म में, है ना। हम अपने हाथों को रगड़ते हैं ऐसे, है ना, क्या फ्रिक्शन है यहाँ पर? फ्रिक्शन नहीं है बेटा, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अरे ये मेरा हाथ है, या चलो हाथ छोड़ो, ये मेरा हाथ है, ये दूसरी बॉडी ऐसे है, क्या फ्रिक्शन है? तो बॉडी टिकी हुई है ना, होता तो फिसल जाती। और तो मैं हाथ के लिए बोल रहा हूँ, ये मेरा हाथ, ये दूसरा हाथ, ये फ्रिक्शन है तो टिक गया ना, वरना तो स्लिप हो रहा होता ऐसे, मुझे खुद को फील होता स्लिपरी। समझ तो ये प्रैक्टिकल बातें सारी। तो यहाँ फ्रिक्शन है ना, तो इसका अगर मैं इसको हाथ को ऐसे घिस रहा हूं तो फ्रिक्शन ऐसे आ रहा है। अब ऐसे फ्रिक्शन के अगेंस्ट मैं अपना फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऐसे करने के लिए, मतलब मैं वर्क कर रहा हूं, और वो जो वर्क मैं कर रहा हूं वो वर्क यहां पर वेस्ट हो रहा है, किसकी फॉर्म में? हीट एनर्जी। क्या हीट एनर्जी आती है यहां पर? आती है ना। और कौन सी एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट हो रहा है? आवाज आ रही है मुझे, है ना। और तीसरी एनर्जी कौन सी थी? लाइट एनर्जी नहीं निकल रही यहाँ पे, चिंगारियां थोड़ा निकल रही हैं। दो कारें टकराएंगी तो क्या चिंगारियां निकलेंगी? निकलेंगी। अगर दो कारें तेज स्पीड से आती हुई ऐसे ऐसे टकरा के निकल जाए ना, पूरी चिंगारियां निकलेंगी वहां पे, आवाज भी आएगी, हीट एनर्जी भी निकलेगी, चिंगारियां लाइट एनर्जी भी निकलेगी। यहां नहीं निकलती, लेकिन यहां लाइट और साउंड एनर्जी, सॉरी यहां हीट और साउंड एनर्जी निकलती होंगी। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, और वो जो वर्क होता है वो हमेशा वेस्ट होता है साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, या कभी कभी लाइट एनर्जी की फॉर्म में। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि फ्रिक्शन जहां होगा वहां हमें वर्क करना पड़ जाएगा, और जो वर्क हम करेंगे वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, उससे उल्टा हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाया करेगी। तो अब ये पंखा 3-4 साल के बाद इसमें जो फ्रिक्शन घटाने का मैंने माल डाला हुआ था वो तो खत्म हो गया। अब ये तो दोनों प्लेटें आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, तो दोनों प्लेटें ऐसे से घूम रही हैं, रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन आ रहा है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करके यहाँ से साउंड निकल रहा है। साउंड निकल रहा है तो यहाँ पे पंखे को हाथ लगाना, कभी गर्म बहुत जल्दी हो जाएगा ये पंखा, थोड़ा सा चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन से एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी निकलेगी और साउंड एनर्जी निकलेगी, चू 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 की आवाज भी आएगी, है ना। तो उससे क्या हुआ? उससे पंखे की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ये सारा फर्क किसने डाला? फ्रिक्शन ने। अब क्या उसको चलने दोगे? क्या वो चू चू की आवाज चलने दोगे? पूरी गर्मी सुनते रहोगे क्या? सो जाओगे रात को? क्या करना पड़ेगा? मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो आएगा, वो इसको खोलेगा और वो क्या करेगा? वो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या डालेगा? ग्रीस। तो आवाज आनी बंद हो जाएगी, हीट भी कम होएगा। उसके बाद फिर 2-3 साल निकाल देगा, फिर यही काम करेगा ये। तो इन सारी इस पूरी डिस्कशन से हमें समझ में क्या आया? फ्रिक्शन से क्या नुकसान हो रहा है? एक तो डिवाइस की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। हमें अभी ये तो 2-3 साल में खराब हो रहा है, कोई डिवाइस तो 6 महीने बाद भी खराब होएगी। हो सकता है इसका तो खर्चा ही कुछ नहीं आया, उसका तो ज्यादा खर्चा आ जाएगा। नहीं बात समझिए बेटा। कारों की सर्विस क्यों करवाते हो? हर 8,000-9,000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को 2,500-3,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं जाके मार्केट में। क्यों करने पड़ते हैं? क्या करते हैं सर्विस वाले? क्या धोते हैं गाड़ी को? कुछ नहीं करते, वो मिट्टी भी नहीं उतारते, सिर्फ उसका मोबिल चेंज करते हैं। मोबिल क्या है? क्या करेगा मोबिल? इंजन में जाके फ्रिक्शन को घटाएगा, ताकि उसके अंदर जो पिस्टन है, वो पिस्टन क्या करते हैं? वो अंदर बाहर जाते हैं ऐसे ऐसे। पिस्टन अंदर बाहर जाते हैं तो ये तो चक्का घूमता है। तो वो अगर मोबिल खराब हो जाए या काला पड़ जाए तो उसकी चिकनाहट कम हो जाती है, तो फ्रिक्शन, तो पिस्टन अंदर बाहर जाएगा तो चिकनाहट कम होएगी, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पे एनर्जी वेस्ट ज्यादा होगी, तो कार की एवरेज कम हो जाएगी, है ना। आप जो 1000 रुपीज का पेट्रोल डलवा के 4 दिन गाड़ी चलाते थे ना, अब वो 2.5 दिन चल रही है। क्यों? क्योंकि सर्विस नहीं कराई आपने। सर्विस कराओगे वो दोबारा वही 4 दिन पे आ जाएगी। चिकनाहट बढ़ गई, फ्रिक्शन कम हो गया, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो ये सारे काम कौन कर रहा है?
फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का सबसे पहला नुकसान क्या है, ये डिवाइस की एफिशिएंसी को कम कर देता है। एफिशिएंसी समझते हो ना आप? एफिशिएंसी का मतलब पता ना बेटा आपको? एक जो डिवाइस है वो जिस चीज के लिए बनी है वो उतनी चीज जितनी हमें दे रही थी उससे कम देने लग जाएगी वो, अगर फ्रिक्शन बढ़ गया तो। मतलब आउटपुट कम हो जाएगी। इनपुट तो आपने सेम रखी, पेट्रोल तो आप अभी भी 1000 रुपए का डलवा रहे हो, पहले भी 1000 का डलवा रहे थे, लेकिन पहले चलती थी 4 दिन, अब चलती 2.5 दिन, तो उसकी आउटपुट तो कम हो गई ना। तो आउटपुट बाय इनपुट वो क्या होता है, एफिशिएंसी। आउटपुट घटने से एफिशिएंसी घट गई कार की, इंजन की। तो सबसे पहला नुकसान तो फ्रिक्शन ने क्या किया, किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी को कम कर दिया। दूसरा इसने नुकसान क्या किया, मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ा दिया। तीसरा नुकसान क्या किया, जो डिवाइस के अंदर पार्ट्स हैं उनमें टूट फूट भी हो सकती है भाई। अगर तुमने ये पंखे को सही टाइम पे मिस्त्री बुला के नहीं करवाया ना तो हो सकता है वो प्लेटें टूट जाएंगी, फिर वो ग्रीस थोड़ा ना भरेगा, फिर वो कहेगा प्लेटें चेंज होंगी जिसकी वो। पहले तो प्लेटें लाओ फिर ग्रीस भरवाओ, तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो बड़ी बड़ी, टूट फूट भी तो हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन। ये है फ्रिक्शन के नुकसान। तो फ्रिक्शन क्या हुआ, एक जरूरी बुराई हुआ। बोलो क्लियर है? एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छी तरह से, सब कुछ लिखा लिखाया आपके पास है, नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक वो भी नोट्स में है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुनो ध्यान से। ये सारी थ्योरी है बेटा, याद करने वाला, और ये पेपर में आ सकता है टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट आर द मेथड्स टू चेंज द फ्रिक्शन। हेडिंग सुनो, हेडिंग क्या है, फ्रिक्शन को चेंज करने के मेथड पढ़ने हैं मुझे। चेंज करने का मतलब, चेंज में तो घटाना बढ़ाना दोनों आ गए। मतलब अगर फ्रिक्शन कहीं पे ज्यादा हो गया हो तो मुझे घटाना भी आना चाहिए, कम करना आना चाहिए मुझे। अगर कहीं पे कम हो गया हो तो ज्यादा भी करना आना चाहिए। अच्छा, ये कम ज्यादा कर क्यों रहा हूं मैं फ्रिक्शन को? जो भी पिछला टॉपिक मैंने पढ़ा उससे मुझे क्या समझ में आया, जो पिछला टॉपिक मैंने पढ़ा उसमें मैंने ये पढ़ा कि फ्रिक्शन जरूरी भी है और बुराई भी है। तो इसका निचोड़ क्या बना, इसका निचोड़ ये बना कि फ्रिक्शन होना तो चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम गन्ने का जूस नहीं पी पाएंगे, हम ये लिख नहीं पाएंगे, हम खड़े नहीं हो पाएंगे। और अगर हुआ तो वो क्या कर देगा, वो हमारी मशीनों की एफिशिएंसी खत्म कर देगा सारी, है ना। मतलब नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम, हुआ तो भी प्रॉब्लम। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, हम कहेंगे फ्रिक्शन होना तो चाहिए लेकिन ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। फ्रिक्शन एक वैल्यू है, उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू, उस वैल्यू के बीच में, एक रेंज के बीच में होना चाहिए, उस रेंज से ना ज्यादा ना उस रेंज से कम। सर एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है या फिर नॉर्मल है? किसमें? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में फ्रिक्शन कहां से आ गया? नहीं मतलब कहां से आ गया? फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम? कहां पे? यहाँ पे कहां पे? क्वेश्चन सही करो, यहाँ पे कहां है फ्रिक्शन? पंखे में है ना, हर जगह पे फ्रिक्शन। तो ये स्टैंड क्यों खड़ा है, फ्रिक्शन है। वो मोबाइल क्यों अड़ा रखे हैं मेरे बीच में, नेट क्यों काम कर रहा है, फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन हर जगह है बेटा, फ्रिक्शन। तो बात समझ आ गई। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ना, ये उस एप्रोप्रिएट रेंज के बीच में ही है, तो ये तो पंखा चल रहा है। नहीं बात समझ में आ गई, ये रेंज में ही है फ्रिक्शन। हमें प्रॉब्लम कब होगी, जब ये रेंज तोड़ेगा, या तो उस रेंज से बाहर जाएगा या उस रेंज से कम हो जाएगा, तब प्रॉब्लम होगी हमें। गेटिंग? तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम मेथड पढ़ रहे हैं। अगर फ्रिक्शन उस रेंज से ज्यादा हो जाए तो हमें घटाना आना चाहिए, और अगर उस रेंज से कम हो जाए तो बढ़ा के उस रेंज में लाना भी आना चाहिए अपने। तो ही तो हम ये मेथड पढ़ने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो घटाना आना चाहिए और घट जाए तो बढ़ाना आना चाहिए। तो हम इस मेथड में क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स टू
डिक्रीज द फ्रिक्शन। फिर हम पढ़ेंगे मेथड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, है ना। मेथड्स टू चेंज द फ्रिक्शन में भी दो हेडिंग बनेगी। पहली हेडिंग क्या बनेगी? मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सबसे पहली हेडिंग क्या बनाओगे कि अगर एक जगह में फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है तो हमें उस जगह पे फ्रिक्शन को घटाना भी आना चाहिए। तो हम फ्रिक्शन को घटाने के मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेथड क्या है फ्रिक्शन को घटाने का? सबसे पहला मेथड क्या है फ्रिक्शन को घटाने का? बाय पॉलिशिंग। पॉलिश कर दो सरफेस को। एक सरफेस है वो रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, मैंने क्या किया, मैंने उसको पॉलिश मार दिया था, तो जो रफनेस थी, जो इरेगुलरिटीज थी, वो पॉलिश ने जाके फिल कर दी, तो सरफेस क्या हो गया, कुछ स्मूथ हो गया पहले से, तो फ्रिक्शन भी पहले से कुछ कम हो गया। तो कम इतना हो गया कि बस उस रेंज के बीच में आ जाए। खत्म तो कर नहीं सकते आप फ्रिक्शन को, खत्म नहीं कर सकते। अगर आप कहो मैं तो ऐसी पॉलिश करूंगा कि वो तो जमा ही स्मूथ हो जाएगा, तो जमा स्मूथ होने तो बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था। एक्स्ट्रा स्मूथनेस से तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा स्मूथ तो करना ही नहीं, आपको तो स्मूथ करना है, बस आपको तो रेंज में लाना है फ्रिक्शन को। रेंज से बाहर जा चुके हैं वो, तो रेंज में लाना है। तो पहला तरीका क्या है? बाय पॉलिशिंग द सरफेस, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? ये पूरा प्रॉपर लिखा मिल जाएगा नोट्स में। दूसरा तरीका क्या है? बाय यूजिंग lubricants, है ना। by using lubricants like oil, grease, है ना। जो दर्जी होते हैं ना, वो सुबह सुबह जब मशीन चलाना शुरू करते हैं सबसे पहले तेल देते हैं अपनी मशीन को, और एक दिन भूल जाए ना तो नेक्स्ट डे देना ही पड़ता है, वरना मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है बेटा। मशीन के पुर्जों में से आवाज आने लग जाती है, मशीन स्मूथ नहीं चलती। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना बेटा। आप ये दर्जी वाली छोड़ो, आप कोई भी मशीन ले लो, कोई भी मशीन ले लो आप, हर मशीन की सर्विस तो करनी ही पड़ेगी। किसी की रोज करनी पड़ेगी, किसी की 6 महीने बाद करनी तो पड़ेगी। हाँ, साइकिल की जो चेन है वो कभी कभार उतरने लग जाती है बार बार, तो क्या करते हो, जाके ग्रीस लगाते हो, तो उसके बाद स्मूथ हो जाती है वो। ऐसा तो होगा, ये तो मशीन का हिस्सा है, ये तो फ्रिक्शन तो आना ही आना है, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है? बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। चलो ये दो तो आसान थे, अब आगे आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग आएंगे, सुनना ध्यान से। तीसरा मेथड आ रहा है बाय सिलेक्टिंग प्रॉपर मटेरियल। कई बार क्या होता है, आपने कुछ चीज बनानी थी और उसको बनाने के लिए ना आपने जो मटेरियल चूज करना था वो गलत चूज कर लिया, उससे फ्रिक्शन बढ़ गया। जबकि आप उस मटेरियल की बजाय कोई और लगाते तो फ्रिक्शन कम हो जाता शायद। तो आपने गलत मटेरियल सिलेक्ट किया, उससे भी तो फ्रिक्शन बढ़ सकता है, और अगर आपने सही किया तो उससे फ्रिक्शन कम भी हो सकता है। आप एग्जांपल से समझ में आएगा अच्छी तरह से। हम टायर बनाते हैं, रबड़ की क्यों बनाते हैं? हम टायर बनाते हैं, लोहे के बना लेते हैं, पंचर होने की टेंशन ही खत्म, पंचर कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं बनाए लोहे के? लोहे के टायर बनाओगे ना तो पहली बात तो गाड़ी की आवाज बहुत आएगी। 4 टायर लोहे के गाड़ी पे लगा के गाड़ी चलाना, जरा एक बार 80 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलेगी तो सही, चलेगी क्यों नहीं, चलेगी तो सही। लेकिन जब वो कंक्रीट के रोड पे चलेगी ना तो उसको चलाने का दिल नहीं करेगा, इतनी आवाज करके करेगी वो। और गाड़ी में तो बेटा आवाज होनी नहीं चाहिए, और वो तो आवाज ही आवाज कर रही है, उसका तो हॉर्न नहीं सुनाई देगा तुमको, इतनी आवाज होगी उसमें। पंचर नहीं होगी बस, बाकी सब कुछ हो रहा है। वेट बढ़ गया, एफिशिएंसी खत्म। 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाओगे, घर तक जाओगे बस, फिर दोबारा जाओगे पेट्रोल पंप में, इतना ही चलेगा। एफिशिएंसी तो सारी फ्रिक्शन खा जाता है। अरे आवाज आ रही है, साउंड एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है वहां पे, तो वो कहां से आ रही है?
वो पेट्रोल जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो एनर्जी सारी फ्रिक्शन खा जाता है, तो चलाने में तो यूज हो ही नहीं रही कार, वो फ्रिक्शन ही खाता था एनर्जी, क्योंकि आपने फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, आपने सिलेक्शन ऐसा कर लिया मटेरियल का जिससे फ्रिक्शन बढ़ गया बहुत ज्यादा। इसीलिए हम टायर बनाते हैं रबड़ के, क्योंकि रबड़ और कंक्रीट का जो कॉम्बिनेशन है उसका म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, उससे फ्रिक्शन बहुत कम आता है, जबकि आयरन और कंक्रीट जो कॉम्बिनेशन है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, उससे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तीसरा तरीका क्या है फ्रिक्शन को घटाने का, कि हम जो मटेरियल यूज करेंगे ना वो ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिससे ऑटोमेटिकली म्यू कम हो जाए और फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है। चौथा मेथड फ्रिक्शन को घटाने का, चौथा मेथड, इसकी हेडिंग है स्ट्रीमलाइनिंग। आपने एरोप्लेन की आगे से शेप देखी कैसी होती है, एरोप्लेन की शेप आगे से ऐसी होती है बेटा, ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठाया होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है, ये थोड़ा सा कम, इतना ये ज्यादा नीचे नहीं है ये, है ना। ये ऐसे क्यों बनाते हैं शेप एरोप्लेन की आगे से, ऐसे बना देते, क्या दिक्कत थी, ऐसे क्यों बनाई, कोई कारण तो होगा, कोई तो बनाई है, ऐसे क्यों बनाई पता है, ऐसे क्यों नहीं बनाई, ऐसे क्यों बनाई। अब जब ये उड़ेगा तो उसने करना क्या है, जो सामने एयर है उसको डिवाइड करना है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो एयर फ्रिक्शन ऐसे आएगा, क्योंकि एयर की लेयर्स ऐसे बनेगी, तो यहां से एयर की लेयर्स ऐसे और यहां से एयर की लेयर्स ऐसे। अब देखो ध्यान से देखो, शेप ऐसी है कि यहां से लेयर्स ऊपर गई, यहां इतनी नीचे नहीं गई वो जितनी ऊपर गई है, मतलब यहां एयर उसने हटा दी, बट यहां एयर ज्यादा नहीं हटी, यहां ज्यादा हट गई, तो जहां ज्यादा हट गई वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर लगाता कौन है, एयर, वो हटा दिया आपने, तो यहाँ तो एयर है ही नहीं, यहाँ तो प्रेशर कम हो गया, यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया, यहाँ पे तो एयर है, अब नीचे ज्यादा प्रेशर है ऊपर कम है, तो उड़ने में हेल्प नहीं करेगा वो। और अगर तुम ऐसा कर दोगे तो दो साइड क्या, अरे फ्लैट सरफेस आगे से एयर आएगी टकरा के वापस जाएगी, कहीं जाएगी नहीं, ऊपर नीचे तो कहीं गई नहीं, एयर को उसने डिवाइड तो कर ही नहीं पाया वो, नहीं बात समझ आई। यहाँ तो बहुत ज्यादा जो दो पंखे चल रहे हैं साइड में उन पे सारा लोड आ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, पंखों पे ज्यादा लोड आने का क्या मतलब है, उनमें आग लग सकती है, और उनमें से अगर एक में भी आग लगी तो फिर क्या रहेगा, फिर तो खत्म, फिर तो नीचे ही आना लगने, सीधा ऊपर जाता नहीं बात समझ आई। इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है इस शेप का सिर्फ आगे से। और जो जेट प्लेन होते हैं ये तो फिर भी पैसेंजर है, जो जेट होते हैं जिनको फास्ट चलना होता है वो तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे आगे से, ताकि बिल्कुल ही ऐसे हवा खोल दे, क्योंकि उसको तो स्पीड चाहिए ना पूरी, उसकी तो स्पीड तो सुपरसोनिक स्पीड है उसकी, तो नहीं बात समझ आई। तो ये कारण है फ्रिक्शन घट जाता है इससे। 4 हो गए बेटा, 5वां आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 5वां आ रहा है by using ball bearings। ये बॉल बियरिंग्स का नाम सुना है तुमने पहले? कभी साइकिल का टायर खुलते हुए देखा तुमने? साइकिल का टायर कभी खुलते हुए देखना, उसके अंदर ना आपको स्टील की बॉल्स मिलेगी अंदर, उनको बॉल बियरिंग्स बोलते हैं। वो बॉल्स क्यों डाली गई है अंदर उसके? ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए, और रोलिंग फ्रिक्शन मैंने बताया था दैट इज मच मोर लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। अगर मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाऊं ना, जो साइकिल का टायर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है,
सबसे ऊपर कौन होता है? व्हील होता है, व्हील। इस व्हील के ऊपर तो रबड़ चढ़ाते हो। अरे रबड़ का टायर तो वो तो ऊपर ऊपर का हिस्सा हुआ ना, अंदर तो उसके व्हील होता है ना, ये व्हील है। और बीच में क्या होता है पता है आपको? बीच में सेंटर पे एक ये सिलेंडर होता है, एक ये सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर है दोनों, ये दोनों क्या है? सिलेंडर है। और इनके बीच में क्या होती हैं? बॉल बियरिंग्स होती हैं। ये जो होल है, ये वाला जो होल है, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखा दिया मैंने। एक छोटा सा होल और एक ये सिलेंडर और एक ये सिलेंडर। और यहां होती हैं बॉल बियरिंग्स। दीज आर द बॉल बियरिंग्स। ठीक है। और यहां क्या होती है बेटा? यहां होती है वायर्स। साइकिल के टायर में ऐसे तारें होती है साइड पे, क्या ये वो तारें ऐसे मान लेना, बना लो। बहुत ऐसे आइडिया लेना तो क्या है, लो भाई, ये हो गए तारें। समझ रहे हो? अब जो साइकिल का टायर है, ये इसको साइकिल में फिट करोगे तो कहां से फिट करोगे? यहां से, सेंटर से। ये जो होल है बीच में, इसके अंदर क्या डालोगे? रोड डालोगे। इधर से रोड डालोगे तो एक नट इधर लगा दोगे, एक नट इधर लगा दोगे। तो इस वाले हिस्से को बेटा बोलते हैं एक्सल। एक्सल वो पार्ट होता है जहां से हम इस टायर को साइकिल के अंदर कनेक्ट करते हैं। वो सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सल बोलते हैं। समझ आ गई? और ये पार्ट, ये एक्सल है और ये ऊपर वाला सिलेंडर है। और इसके बीच में ये जो बॉल्स हैं, ये जो बॉल्स है ना बेटा, इन जो ये वाली बॉल्स हैं, इनको बोलते हैं बॉल बियरिंग्स। अब ये क्या होगा पता है? जब ये टायर ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये बॉल्स भी ऐसे घूमेंगी इसके अंदर। आर यू गेटिंग? ये बॉल्स भी इसके अंदर ऐसे घूमेंगी। तो जब बॉल अंदर ऐसे घूमेंगी तो स्लाइडिंग की जगह क्या हो रही है? वहां पे रोलिंग हो रही है। तो रोलिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो वो अपने आप ही कम हो गया। तो बॉल बियरिंग लगाने का हमारा पर्पस ही क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना। ये जो ड्रॉर्स होती है, ड्रॉर्स, ये ड्रॉर ऐसे आराम से खोलते हैं, अपना आराम से बंद करते हैं। कितना स्मूथ चलता है ना ये। कभी आपने इसके साइड में जो सिस्टम लगा होता है उसको देखा है कभी खोल के? उसमें से गोलियां निकलती हैं, वो भी बॉल बियरिंग्स हैं। वहां पे भी क्या क्या हो रहा है? वहां पे वो स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर दिया। वो गोलियां घूमती हैं अंदर, तो रोलिंग फ्रिक्शन है वहां पे, बहुत कम फ्रिक्शन है। इसलिए तो उसको मजा आता है खोलने बंद करने में, क्योंकि जोर नहीं लगता। जबकि है वो इतनी भारी लकड़ से बनी हुई है, बट जो आपने उसको टिका दिया, रोलिंग फ्रिक्शन पे टिका दिया आपने उसको, रोलिंग फ्रिक्शन कर वहां पे ला दिया आपने। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये थे फ्रिक्शन को घटाने के मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन को बढ़ाने के मेथड। वो तीन ही हैं, दो ही हैं। फटाफट पढ़ लो बेटा, खत्म करो टॉपिक को। नाउ वी विल डिस्कस मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन को बढ़ाने के मेथड। जहां पे कम हो चुका है वहां बढ़ाना है मुझे फ्रिक्शन। मान लो आप गए किसी हिल स्टेशन पे, आप ऊपर चले गए हिल स्टेशन पे। जब आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया और बर्फ गिरने लगी वहां पे। तो जो नीचे का रास्ता था सारा का सारा बर्फ से लग गया। अब आप तो फंस गए ऊपर, गाड़ी तो चल के आएगी नहीं। अब गाड़ी नीचे कैसे आओगे? या तो बर्फ हटाए कोई आगे, और बर्फ हटाना एक दो दिन का काम तो है नहीं, उसमें तो महीने लग जाते हैं। कई बार मौसम भी तो सही होना चाहिए ना, तभी तो बर्फ हटेगी। फिर उसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। क्या करती है वो? या तो बर्फ हटाएगी, अगर बर्फ थोड़ी थोड़ी होगी तो हटा सकती है। अगर बर्फ ज्यादा है तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से ना ऊपर से जो सड़कें हैं ना उसके ऊपर रेत बिखेरते हैं। जो सड़क है जो आइस से कवर्ड हो चुकी है उस पर गाड़ी नहीं चल सकती, फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, तो उस पर हेलीकॉप्टर से ऊपर से क्या फेंकेंगे? रेत फेंकेंगे। रेत गिरने से सड़क
का फ्रिक्शन हल्का सा बढ़ जाएगा और अब आप धीरे धीरे गाड़ी को चला के ला सकते हो, धीरे धीरे, तेज तो भी नहीं चला सकते। तो ये क्या हुआ, फ्रिक्शन आपने जहां पे बहुत कम हो गया था रेत बिखेर के रफनेस लाके फ्रिक्शन को हल्का सा क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। तो पहला मेथड क्या है, बाय स्प्रेडिंग सैंड ऑन द रोड विच इज कवर्ड विद द आइस। ये पहला तरीका है फ्रिक्शन को बढ़ाने का।